यहाँ पे परमाणु ऊर्जा के बारे में देखेंगे। परमाणु ऊर्जा होता क्या है, जब हम परमाणु के नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय क्षय या नाभिकीय संलयन के द्वारा जब किसी प्रकार का ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, परमाणु ऊर्जा कहेंगे। इसको इंग्लिश में एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये इसका परिभाषा हो जाएगा कि परमाणु विखंडन, क्षय या संलयन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा कहते हैं। यानी परमाणु का विखंडन करें यानी उसको बिखराव करें, उसको तोड़े तो उससे क्या प्राप्त होगा, हमको एनर्जी प्राप्त होगी। क्षय करें यानी उसको नुकसान भी किया जाएगा ना, मतलब तोड़ा जाएगा तभी ना नुकसान होगा। संलयन करने का मतलब उसके एक दूसरे के साथ अगर एक्टिविटी कर रहा है तो भी क्या प्राप्त होगा, हमको ऊर्जा प्राप्त होगा। जैसे सूर्य से कंटिन्यू हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसका ऊर्जा खत्म क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो वहां पे परमाणु का ऊर्जा संलयन हो रहा है, वहां पे परमाणुओं का संलयन हो रहा है, जिसकी वजह से कंटिन्यू हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, अब परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए, यूरेनियम चाहिए और क्या चाहिए, थोरियम चाहिए। यूरेनियम को क्या होता है, यूरेनियम यहाँ पे दो प्रकार का होता है। यूरेनियम एक कितना होता है 237 और एक होता है 238। 238 जो है ना 237 की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है, इसमें अवशिष्ट मिला होता है, लेकिन शुद्ध रूप से 237 होता है। 237 का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, 237 का इस्तेमाल हम करते हैं परमाणु बम बनाने के लिए, उसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका जो है ना जब विखंडन होता है, ठीक है, तो उसमें से सर्वाधिक एनर्जी निकलती है। और इसमें थोड़ा सा अशुद्धियां मिली होने के कारण इसका इस्तेमाल हम परमाणु भट्टियों में करते हैं। ठीक है, जिससे परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा की सहायता से हम बिजली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। अब देखते हैं हमको यूरेनियम या थोरियम हमको प्राप्त कहाँ से होता है। जैसे भारत में यूरेनियम जो है ना राजस्थान के अरावली, जो राजस्थान का अरावली पर्वत है ना उसके श्रृंखलाओं से प्राप्त होता है यूरेनियम। और केरल के मोनाजाइट बालू से हमको क्या प्राप्त होता है, थोरियम प्राप्त होता है। ठीक है, बालू से क्या प्राप्त होता है, बालू से हमें थोरियम प्राप्त होता है। ठीक है, थोरियम प्राप्त होता है। परमाणु परमाणु ऊर्जा जो है ना आखिर परमाणु ऊर्जा जो है ना जब कई देशों ने जब परमाणु ऊर्जा मतलब उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिए, तो भारत ने भी परमाणु ऊर्जा के लिए अपना एक संगठन बनाया कि हम लोग भी क्या करें, परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करें। तो उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की 1948 में। कब, 1948 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। अब देखते हैं कि जब परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जब हो गई तो उसका जगह जगह इस्तेमाल किया गया, अलग अलग जगहों पे उसका प्रैक्टिस किया गया और उसकी सहायता से ऊर्जा की प्राप्ति की गई। जैसे यहाँ पे तारापुर, तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये भी एक क्या है, परमाणु परियोजना है। यहाँ पे परमाणु के माध्यम से यहाँ पे ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। दूसरा क्या आएगा, जो कर्नाटक में है। तीसरा नरोरा, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। चौथा है रावत भाटा जो राजस्थान में है। और पांचवा क्या है, कालपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, ये सभी क्या है, ये परमाणु परियोजनाएं हैं। ठीक है, हम लोग परमाणु परमाणु ऊर्जा के बारे में देख लिया। ठीक है, परमाणु ऊर्जा भी क्या है, वो भी एक तरह से क्या है, वो नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, और उसको गैर परंपरागत स्रोत भी कहेंगे। क्या कहेंगे, गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, उसी तरह पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये भी तीनों तीनों जो है ना ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा के ही स्रोत है। ठीक है, क्योंकि पवन ऊर्जा जो है ना हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ समय के बाद से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, है कि नहीं, अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें बढ़ा सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। वैसे ज्वारीय ऊर्जा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पवन ऊर्जा। जैसे पवन ऊर्जा क्या होता है, जब हम हवाओं के माध्यम से और कुछ टेक्निकल संयंत्र लगा के हम जब ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और जैसे भारत में पवन ऊर्जा की बात है तो भारतीय पवन ऊर्जा जो है ना तमिलनाडु के जो है नागरकोइल एक क्षेत्र है, नागरकोइल से लेके और मदुरई तक ये बीच एक पट्टी है। ठीक है, उस पट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है ये पवन ऊर्जा। और पवन ऊर्जा के अन्य क्षेत्र भी भारत में है, जैसे अन्य राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और क्या है महाराष्ट्र। इन सभी इसके अलावा जैसे तमिलनाडु के अलावा इन सभी राज्यों में पाया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया और कर्नाटक हो गया। ठीक है, अगला है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा भी गैर परंपरागत का ही स्रोत है। और ज्वारीय ऊर्जा होता क्या है, ज्वारीय ऊर्जा पहले आप ये समझते हैं ज्वारीय क्या कहलाता है, ज्वार क्या कहलाता है। ज्वार ये है कि जैसे समुद्र में दिन में 2 बार ज्वार आता है। ठीक है, ज्वार भाटा, ठीक है, आता है ना, तो उन ज्वार और भाटा से हम क्या करते हैं, उसमें टेक्निकल यानी टरबाइन लगा लेते हैं। टरबाइन लगा के जब ज्वार या भाटा का जब पानी आता है, जब एक बार आता है तभी टरबाइन पे पानी गिरेगा, और जब टरबाइन पे पानी गिरेगा तो टरबाइन चलेगी, जिसकी वजह से हमको क्या प्राप्त होगा, ऊर्जा की प्राप्ति होगी, बिजली प्राप्ति होगी। और फिर वापस जाएगा, फिर भी उसको क्या करेगा, वापस उससे भी हमको क्या प्राप्त होगा, बिजली की। और इसके क्षेत्र की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा भारत में जो है खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा गुजरात के तट में सर्वाधिक प्राप्त होता है। इन्हीं सभी क्षेत्रों में क्यों होता है, इन सब क्षेत्रों में होने का कारण यह है कि जैसे गुजरात में होता है,
पार्वती घाट होता है, पर्वतीय घाटी। घाटी लिखा है। हाँ, पार्वती घाटी तथा लद्दाख के पूर्व घाटी से प्राप्त होते हैं। पूजा गाने का मतलब लोग की जरूरत है, हम सब सबका भंसिया गई और वो दाना नहीं करे गोबर का तो दाना ये मत गोबर का वो दाना खा रहे ठीक है तो बारिश है मैंने हम जो दाना से वो दाना से जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। कोई तरह हम खाइए 10 रुपया का दिए और 20 रुपया टेम्पो से दिए वो बात में वो ऐसा बना सकते वैसा वो रोड के कम से कम 1000 महीना 30,000 खराब था इसी कम है बुढ़वा रखा 50 रुपया हां बेसिक है दिया तो किसी तो नहीं लगा ये पैसा में लगा विश्व का मालिक बन गया का हां रख दे भाई बॉयसियन के ठीक है दिया दिया भाई माने ना और सभी समय पड़ा दे वीडियो बना दी चालू कर दे चालू है। चालू है इंटरनेट हो गया देखो, बैठ जाए। हम लोग परमाणु ऊर्जा के बारे में देख लिए, ठीक है। परमाणु ऊर्जा भी क्या है, वो भी एक तरह से क्या है, वो नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। और उसको गैर परंपरागत स्रोत भी कहेंगे। क्या कहेंगे? गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। उसी तरह पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये भी तीनों जो है ना, ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा के ही स्रोत है, ठीक है। क्योंकि पवन ऊर्जा जो है ना, हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ समय के बाद से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, है कि नहीं। अपने आवश्यकता अनुसार इसमें बढ़ा सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। वैसे ही ज्वारीय ऊर्जा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पवन ऊर्जा। जैसे पवन ऊर्जा क्या होता है, जब हम हवाओं के माध्यम से और कुछ टेक्निकल संयंत्र लगा के हम जब ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और जैसे भारतीय पवन ऊर्जा की बात है, तो भारतीय पवन ऊर्जा जो है ना, तमिलनाडु के जो है नागरकोइल एक क्षेत्र है, नागरकोइल से लेके और मदुरई तक ये बीच एक पट्टी है, ठीक है। उस पट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है ये पवन ऊर्जा। और पवन ऊर्जा के अन्य क्षेत्र भी भारत में है, जैसे अन्य राज्य है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और क्या है, महाराष्ट्र। इन सभी, इसके अलावा जैसे तमिलनाडु के अलावा इन सभी राज्यों में पाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया और कर्नाटक हो गया, ठीक है। अगला है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा भी गैर परंपरागत का ही स्रोत है। और ज्वारीय ऊर्जा होता क्या है? ज्वारीय ऊर्जा, पहले आप ये समझते हैं ज्वारीय क्या कहलाता है, ज्वार क्या कहलाता है। ज्वार ये है कि जैसे समुद्र में दिन में 2 बार ज्वार आता है, ठीक है, ज्वार भाटा, ठीक है, आता है ना। तो उन ज्वार और भाटा से हम क्या करते हैं, उसमें टेक्निकल यानी टरबाइन लगा लेते हैं। टरबाइन लगा के जब ज्वार या भाटा का जब पानी आता है, जब एक बार आता है तभी टरबाइन पे पानी गिरेगा, और जब टरबाइन पे पानी गिरेगा तो टरबाइन चलेगी, जिसकी वजह से हमको क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा की प्राप्ति होगी, बिजली प्राप्ति होगी। और फिर वापस जाएगा, फिर भी उसको क्या करेगा, वापस उससे भी हमको क्या प्राप्त होगा? बिजली की प्राप्ति होगी। लेकिन ये सब क्या है, ये थोड़ा सा महंगा होता है और ये एक निश्चित समय के लिए होता है, कंटिन्यू इसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
और इसकी क्षेत्र की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा भारत में जो है खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा गुजरात के तट में सर्वाधिक प्राप्त होता है। इन्हीं सभी क्षेत्रों में क्यों होता है? इन सब क्षेत्रों में होने का कारण यह है कि जैसे गुजरात में होता है, ये सब क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग जो है ना विश्व में सबसे पहले फ्रांस ने किया था। फ्रांस ने ये ज्वारीय मतलब ज्वार का अपने ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसने प्रयोग किया। अब देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा होता क्या है? जैसे पृथ्वी के अंदर कई तरह के ऊष्मा प्राप्त होता है, ठीक है, उन सभी ऊष्माओं का जब हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर लेते हैं तो वही भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। जैसे और भूतापीय ऊर्जा में भारत में हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण के नजदीक एक पर्वतीय घाटी है तथा लद्दाख के पूगा घाटी से मतलब सबसे ज्यादा भूतापीय ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है? तो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण से तथा लद्दाख के पूगा घाटी से सबसे ज्यादा भूतापीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। और ये जो है ना मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना सबसे पहले का ये भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। और भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा स्रोत जो है यूएसए ने लगा रखा है। जैसे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा संयंत्र, ठीक है, स्रोत नहीं संयंत्र कहेंगे, सबसे बड़ा संयंत्र यूएसए ने लगा रखा है, ठीक है। यूएसए में सबसे ज्यादा भूतापीय ऊर्जा का दोहन किया जाता है।